हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड होंगे और इसमें पर्टिकुलर हम मैथ के सेक्शन को कवर करेंगे। अब मैथ के सेक्शन से जो आपके प्रीवियस ईयर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक से हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चनों का पैटर्न जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहीं से लिया गया है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, आपको इस क्लास में क्या देखने को मिलेगा, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपके। अब जैसे मैं बात करूं नंबर 1, यदि आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है तो नंबर सिस्टम से जो भी आपका क्वेश्चन बनता है जो आपका एग्जाम में पूछा गया है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी आपके कंसेप्ट हैं, जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, उन सभी को एक साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे आपका एक एग्जाम के टाइम में काफी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस क्लास के जरिए। तो जो भी आपने पढ़ा है प्लस आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, अब जैसे वो ट्रिग्नोमेट्री का है चाहे आपका परसेंटेज का है, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है आपका उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन उससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं एक नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये क्लास आपकी आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो सबसे पहले यदि आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो वहां से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट रिजल्ट से कैसे कर सकते हैं, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, ये आप डायरेक्ट याद रख लो, 10 होती है। अब दूसरा मैं बात करूं, अब ये तो हो गया आपका डायरेक्ट याद करने का तरीका। एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम ये 10 कैसे होता है इन सबको निकालना सीखेंगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अभी तो ये पूछा है 50 से 100 के मध्य। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता 1 से 50 के मध्य, तो अभाज्य संख्या आपकी कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी 15। तो अब टोटल ये हो गया कि 1 से 100 तक पूछे तो 15 प्लस 10 25 हो जाएंगे टोटल आपकी अभाज्य संख्या। ये तो आपके 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए अभाज्य संख्या से रिलेटेड। इसके अलावा अब आप कहोगे कि अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं, ये भी हमें आना चाहिए। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आपसे क्वेश्चन में 1 से 50 पूछे या 1 से 100 पूछे या 100 से या 50 से 100 पूछे। आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि जैसे 1 से 70 पूछ लिया एग्जाम में या फिर 30 से 50 पूछ लिया, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई पर्टिकुलर संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो अभाज्य संख्या की आपको जनरल डेफिनेशन तो पता ही है कि जिसमें केवल 1 का भाग जाए या फिर किसी और संख्या का भाग ना जाए। तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये नहीं कि बार बार एक एक नंबर को चेक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट हुए 11 से 11 को, 12 को, 13, 14, 15, इस तरीके से एक एक नंबर को चेक करेंगे। हम ये इस तरीके से चेक नहीं करेंगे। यदि हमें चेक करना पड़े 1 से 100 तक तो हम बारी बारी से 100 बार चेक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस हैं, उन्हीं पे जाके हम चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर पोजीशन अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर वो अभाज्य संख्या है तो उसको काउंट कर लेंगे, नहीं है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड ही पोजीशंस हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करा के बता देता हूँ कि वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, 50 से 100 के मध्य आपको अभाज्य संख्या निकालनी है, जिनकी हमने संख्या लिखी है यहाँ पे 10। क्लियर है, तो ये 10 संख्या लिखी है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 10 संख्या कौन कौन सी है। तो चलिए, आपको एग्जाम में क्या है कि डायरेक्ट ही ये याद रख लेना है। अगर आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर पुट करना है, लेकिन यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है या फिर ध्यान में नहीं आता तो आप निकाल भी सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखते हुए।
तो चलिए मैं आपको निकालना बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपकी अभाज्य संख्याएं हमें निकालनी है 50 से 100 के मध्य। तो ये संख्याएं जो अभाज्य होती हैं वो क्या आता है कि 6 का जो मल्टीपल होते हैं, 6 के मल्टीपल को प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस 1 करते हैं, तो वहां पे ये संभावित पोजीशंस होती हैं जो अभाज्य संख्या कैलकुलेट करने की। यदि आपके 6 के प्लस माइनस 1 पोजीशन पर जो मल्टीपल निकाला है, अगर वहां पे आपकी संख्या को चेक करेंगे अगर वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम सभी संख्याएं चेक नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले यहाँ पे 50। अब 50 के पास कौन सी ऐसा 6 का मल्टीपल है, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, तो वो तो होगा नहीं, 50 से बड़ा लेंगे हम। तो एक हमने लिया 54, तो 54 से +1 और -1 53 और 55। ठीक है, इस तरीके से हम सभी संभावित पोजीशन से लिख लेंगे। 55 आपका होगा नहीं। अब 55 होगा क्यों नहीं? संभावित पोजीशन तो था, होगा क्यों नहीं? क्योंकि 11 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, केवल 53 होगा। ठीक है, अब सभी को हम चेक नहीं करेंगे। इसके बाद में आइए अब नेक्स्ट 54 के बाद में 60, तो 60 से -1 59 और 60 से +1 61, दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? तो इसके बाद में 66 65 आपका नहीं होगा, 67 आपका हो जाएगा। इसके बाद में 66 के बाद में आपका नेक्स्ट आता है 72 के बाद में हो जाएगा 71 और 73। क्लियर? दोनों आपके अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चलिए आप 72 के बाद में आएगा 78 77, ये आपका नहीं होगा, 11 और 7 से जा रहा है ना, तो इसके बाद में 79, ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। ये किसी भी संख्या से भाज्य नहीं हो रहा, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 78 के बाद में 84 को करेंगे 83 और 83 आपका हो जाएगा, 85 नहीं होगा। ठीक है, 17 और 5 से डिवाइड हो रहा है, 17 और 5 से डिविजिबल है ये, तो इसलिए ये आपका 85 नहीं होगा। 84 के बाद 90 से -1 89 और 91 नहीं होगा ना, क्योंकि इस 13 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है। क्लियर? तो 90 हो गया आपका, 96 लेंगे, 95 नहीं होगा आपका, तो और इसके बाद 97 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में जल्दी से कैलकुलेट करना है। अभी तो मैंने आपको ये समझाते हुए किया, तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं 6 के मल्टीपल के +1 में और -1 में, तो वहां पे चेक करना है। यदि वो होता है तो उसको काउंट कर लेंगे, नहीं है तो उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से टोटल कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल आपके 10 नंबर हो गए और यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम अभाज्य संख्याओं को कैलकुलेट करेंगे। 2 डिजिट की नंबर है ये, और सिंगल डिजिट की हम तो सिंपल जानते ही हैं कौन कौन सी होती है। 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी आपको पता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 50 से 100 देख लिया हमने। अब इसके बाद देख लीजिए 101 से आपका हो जाएगा 200। 101 से 200 के मध्य यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है 21। निकाल भी सकते हैं आप, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उस तरीके से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। डायरेक्ट याद रखिए आप, आपसे पूछता है तो यहाँ पे 21 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार पूछा हुआ है इस कंसेप्ट पे। तो इसके बाद में और आगे चलिए, इस क्वेश्चन से हम क्या क्या इतनी सारी चीजें हमने सीख ली है कि अभाज्य संख्या किस तरीके से निकालते हैं, और उसके बाद में कि 1 से 100 के मध्य कितनी होती है और 100 से 200 के मध्य कितनी होती है। इसके बाद में 1-2 चीजें और हैं अभाज्य संख्या से रिलेटेड, वो क्या क्या है वो देखिए यहाँ पे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे तो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी बोलते हैं ना, या फिर आपका प्राइम नंबर, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 1 नहीं होता, 1 को नहीं रखना यार, 1 होता ही नहीं है अभाज्य संख्या, 2 से स्टार्ट होती है आपकी अभाज्य संख्या, 2 3 और इस तरीके से आगे 5 7। ठीक है, तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है। दूसरी चीज
यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और केवल एकमात्र ही है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, वो क्या है? केवल 2 ही है। इसके बाद में कोई भी अभाज्य संख्या हम पढ़ेंगे एग्जाम में, या फिर जो भी अभाज्य संख्याएं होती है वो क्या है कि सम नहीं होती। ठीक है, हमने अभी जो भी यहाँ पे कैलकुलेट की थी, जैसे कि 2 को छोड़ दें, इसके बाद नेक्स्ट चले 3, 7, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, कोई भी संख्या है वो सम नहीं होगी। यदि सम हो जाएगी तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी तो वो प्राइम नंबर कहां से रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसलिए केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और आपकी अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है। क्लियर? तो इस तरीके से सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 3। क्लियर? 3 हो जाएगी आपकी विषम अभाज्य संख्या। अब 2 अंकों की आपकी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, और 3 अंकों की अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 101। ठीक है, तो इतना आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि ये संख्याएं होती हैं जो आपके। अब ये क्या है कि क्वेश्चन में ये कहाँ पे जरूरी होता है? आपसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल पर्टिकुलर कुछ दिया है, मान लो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इनमें से एक सम, तो एक अभाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या निकालिए। ठीक है, तो एक अगर उनका गुणनफल सम दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, यदि उनका गुणनफल सम दिया है, लास्ट में अगर 0, 2 और 6 इस तरीके से आ रहा है, तो अब हम समझ जाएंगे कि एकमात्र अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम 2 होती है। तो 2 को ही उस संख्या में मल्टीप्लाई किया होगा, तभी आपका क्या है कि वो गुणनफल कितना आ रहा होगा? सम आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 10 है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 10 है, तो वो दोनों अभाज्य संख्या निकालिए। अब ये संख्या नंबर बड़ा हो सकता है, वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एज समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 कब आ सकता है? 10 तभी आ सकता है जब इसमें एक कोई ना कोई अभाज्य संख्या 10 मतलब सम संख्या है, और सम संख्या हमें तभी मिलती है जब उसको सम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो केवल एकमात्र आपकी सम संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल लिया है मैंने समझाने के लिए। ये क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट यही यूज होगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। बस, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीखी है। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इतना आसान सवाल। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड करना है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटे साइन, चलो मैं पूरा लिख देता हूं आपको, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट भी लगाना है। अब कॉस बटे साइन होता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का ये स्क्वायर हो गया, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान सवाल है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम सीख सकते हैं? जैसे कि सिंपल आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस याद होने चाहिए। तो पहला रिलेशन तो यही होता है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला रिलेशन तो यही होता है और आपको याद भी होगा। ठीक है, एज ए रिवाइज के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। दूसरा आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप केवल इन रिलेशंस को इस तरीके से भी देखिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा,
तो ठीक है, ये सब तरीके से याद होना से समझना चाहिए इनको कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो इस रिलेशन को यूज करके क्या क्या बन सकता है। देखो इस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके किस तरीके से बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दे रखा है आपको, और एग्जाम में आपसे पूछ ले सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? या फिर आपसे सिंपल पूछ ले कि सेक थीटा की वैल्यू पूछिए, या फिर आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ ले, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा, कोई भी आपसे रिलेशन पूछ सकता है। तो ये आपको किस तरीके से निकालनी है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये कहां से आया रिलेशन? ये रिलेशन यहीं से आएगा। कैसे? आप ये टेन थीटा को इधर लेके जाइए तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया ना। अब देखिए अब ये क्या रिलेशन बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक और रिलेशन हो गया, ये आपको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका रिवाइज चल रहा है, ठीक है, रिवाइज। क्वेश्चन तो आपका यहीं पे खत्म हो गया था, मैं यहीं से निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको सब कुछ एग्जैक्ट आपको रिवाइज करते हुए चलना है, जिससे आपका कंसेप्ट एक तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो आप किस तरीके से करें, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी एलजेब्रा का फॉर्मूला है, तो यहां से हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू हो जाएगा ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस तरीके से। तो अब ये मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं एक के नीचे ले जा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा सिंपल 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? तो ये होता है आपका। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आ गया समझ में? तो अब एक चीज हमने क्या सीखी यहाँ पे कि जो आपका सेक थीटा और टेन थीटा में जो रिलेशन होता है, यदि इनके बीच में माइनस है और जो प्लस है तो एक दूसरे के क्या है कि रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब यदि इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगी आपकी इस वैल्यू। इसकी वैल्यू 4 दे रखी है तो 1/4 हो जाएगी, 5 दे रखी है 1/5 हो जाएगी, 1/5 दे रखी है तो 5 हो जाएगी। तो उस तरह का उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आ गया समझ में ये बात? तो ये आपको 3 वैल्यू दी है प्लस की, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा यही पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। आ गया समझ में? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। क्लियर? तो अब अगर जैसे केवल आपसे यही पूछे सेक थीटा, तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा आपका कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3। चलिए मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे दोनों को मैंने जोड़ा तो क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा। क्लियर? टेन थीटा से टेन थीटा आपका कट जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 3 प्लस 1/3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा आपका, 9 और 1 10, 10/3। तो सेक थीटा आपकी वैल्यू हो जाएगी 10/6, या इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 5/3 हो जाएगी आपकी वैल्यू सेक थीटा की। आ गया समझ में ये सब कुछ? सेक थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 5/3। ऐसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, तो हम यहाँ पे इनको माइनस कर देंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और 3 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा आपका 9 में से 1 माइनस हो जाएगा 8/3 बन जाएगा, 8/3 बन जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे 8/6। तो इस तरीके से आप उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, आपसे सेक थीटा भी पूछ सकता है, टेन थीटा भी पूछ सकता है, साइन थीटा भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से कि जैसे मान लो मैंने कोई ट्राइंगल अज्यूम कर लिया जिसमें ये थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली भुजा सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब हो गया कि ये आपका कर्ण हो गया और ये आधार हो गया।
अब ये 5 है, ये 3 है, तो ये वाला आपका 4 होता है, ये ट्रिपलेट होता है। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको ट्रिपलेट क्या होते हैं, वहां से आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 4 5, तो अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4/5 हो जाएगी। लंब बटे कर्ण 4/5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से, कोसेक थीटा निकाल सकते हैं 5/4। आ गया समझ में। तो इस तरीके से ये होता है। अब ये आपका परपेंडिकुलर लंब होता है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो इतनी जानकारी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि इनके रिलेशन देख लिए, ये इसका किस तरीके से यूज होता है वो देख लिया। ऐसे ही सेम इसका जैसे यूज किया ऐसे ही इसका भी होता है, ठीक है। मैं भी क्या है कि tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके गया था, तो इसलिए ये माइनस हो गया था। यदि मैं cot स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। आगे समझ में। तो वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वही आपका रिलेशन लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या बन जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा माइनस tan थीटा, कोसेक थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी cot थीटा, ये आपके दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। एक की वैल्यू आपको 3 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, जो भी दी होगी क्वेश्चन में, तो दूसरे की उसकी रिवर्स होती है, 1 में हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो वहां से आपकी 1 में वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपसे डिजायर्ड है क्वेश्चन में जो भी पूछा है, तो वो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपके रिलेशन हो गए, इनको किस तरीके से यूज करते हैं। एक और देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, और इस तरीके से इसका उल्टा कर देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका होता है cot थीटा। क्लियर। तो ये सिंपल आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, इनको आप याद रखना है। आगे समझ में। इसके बाद में ट्रिपलेट पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा हम, एक क्वेश्चन आएगा उसमें ट्रिपलेट भी कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं, आगे चलते हैं फिर। ये भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे भी वो भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकें, और लास्ट टाइम में अपना डिवीजन भी अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो शेयर भी जरूर करते चलें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन क्या गिवन है कि cot A मतलब कोई भी एंगल दिया हुआ है A, वो दिया हुआ है आपको 12/5, और आपसे कुछ पूछा है, क्या पूछा है कि साइन A प्लस कॉस A मल्टीप्लाई कोसेक A, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कि जो आपके पिछले साल पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो पैटर्न वही सेम ही है आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या पूछा है आपसे, cot A की वैल्यू दी हुई है। अब ये आपसे कुछ रिलेशन दिया हुआ है, एग्जाम में आपसे कुछ रिलेशन देके, कुछ तो गिवन होगा, कुछ रिलेशन देके आपसे कुछ वैल्यू निकलवाएंगे। तो एक तरीका तो रहता है कि आप पहले ऊपर जो रिलेशन दिया हुआ है उसको देखो, और वहां से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ट्राइंगल ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ट्राइंगल ड्रॉ करने का मतलब है, जैसे ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये मान लो मैंने कोई एंगल, अब यहाँ पे ए दिया हुआ है तो मैं इसको ए कंसीडर कर लूंगा। अगर यहाँ पे थीटा दिया हो तो इसको मैं थीटा मान लेता, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है। तो cot A किस किस के बीच में रिलेशन होता है आपका, cot A हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगी आपका जो बेस है उसके बीच में और परपेंडिकुलर के बीच में, ठीक है। आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब, ये आपका क्या होता है, cot A की वैल्यू होती है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 5 12, अब ये आपको भुजा निकालनी है। एक तरीका तो है आप इन दोनों को स्क्वायर कीजिए, कि 5 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए, फिर उसका अंडर रूट लीजिए,
क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है यहाँ पे, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इसका परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालिए। एक तरीका है कि यदि आपको ये ट्रिपलेट याद है, ज्यादातर एग्जाम में क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से ट्रिपलेट से पूछे जाते हैं। मतलब यदि आपको पर्टिकुलर नंबर्स याद है तो उनको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर भी सकते हैं और उनको डायरेक्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं बिना टाइम आपका ज्यादा कुछ खर्च किए। तो जैसे 5, 12 और 13, तो इसका एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। तो किस तरीके से होता है ये ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट्स में आपके यहाँ पे लिख देता हूं एग्जाम ओरिएंटेड। एक आपका ट्रिपलेट होता है 3 का, 4 का, 5 का। एक होता है 5 का, 12 का और 13 का। क्लियर? एक आपका होता है आपका ट्रिपलेट, मैं आपको लूं 24 का, 7 का और 25 का। ठीक है? तो इस तरीके से आगे भी होते हैं ये ट्रिपलेट, आगे भी आप याद रखते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली जो यूज ट्रिपलेट है वो यही पूछे जाते हैं। अब इनका एक तरीके से और देखिए, इनको कैसे बड़ा कर सकते हैं, इनको बड़ा भी कर सकते हैं हम। किस तरीके से कि यदि आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछ ले 6, 8 और इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कैसे निकाला कि जैसे ये जो ट्रिपलेट दिए हुए हैं इनको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी ट्रिपलेट होंगे। इस तरीके से जैसे इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 10, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। तो ये भी आपके ट्रिपलेट होंगे। आ गया समझ में? ये भी आपके ट्रिपलेट होंगे। और इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं ये कि ट्रिपलेट होंगे नहीं होंगे, तो देख लो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64, दोनों को जोड़ो 100, 100 का वर्गमूल लेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरीके से ये भी आपके ट्रिपलेट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज, इनको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, कितनी भी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वहां से हम बड़े से बड़े ट्रिपलेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया समझ में ये चीजें? तो एक चीज तो ये हो गई आपकी। दूसरी चीज, यदि आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि अब ये वैल्यू आपको दी हुई है 10, ये दी हुई है 24, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए मान लो एग्जाम में, तो आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दे और ये आपको मान लो ये दीवार दे दे, दीवार की लंबाई है, सिंपल एक सीडी वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन ये है कि दीवार की लंबाई है 10 मीटर और उससे 24 मीटर दूरी पर एक सीडी लगाई हुई है, सीडी लगाई हुई है 24 मीटर दूरी पर, तो सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपकी सीडी हो जाएगी। सीडी ऐसे ही लगती है, सीडी ऐसे लगती है, तो इसकी लंबाई निकालनी है तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, 10 का स्क्वायर आना चाहिए, तब आप ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे संख्याएं छोटी है लेकिन इनको मैं और भी बड़ी कर सकता हूँ, और भी बड़ी कर सकता हूँ। तब उस केस में यदि आपको 24 का याद है तो ठीक है, 10 का याद है ठीक है, निकाल लेंगे आप वहां से दोनों को जोड़ के। लेकिन यदि संख्याएं बड़ी हो गई तो आपको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और आपका टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, किसी से डिवाइड हो रहे हैं क्या? तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड किया तो मैंने ये 5 आ रहा है, इसको 2 से किया तो ये 12 आ रहा है। माइंड में रखना है कि 2 से मैंने डिवाइड किया है। तो अब जो भी नंबर आएगा इनसे उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। तो 5, 12, अब 5, 12, 13 का हमने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है, 5, 12, 13। तो यदि ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। अब क्या इसका आंसर 13 होगा? 13 नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि 2 से इनको डिवाइड किया था, जो डिजायर्ड रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। ठीक है? तो यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 24, तो आपका जो ट्रिपलेट हो जाएगा 10, 24 और 26 का आपका ट्रिपलेट होगा। तो आपकी सीडी की जो लंबाई आई है वो आपकी 26 मीटर आ जाएगी, यदि आपकी सभी वैल्यूज मीटर में गिवन है। आगे समझ में? तो ये ट्रिपलेट का यूज होता है। ट्रिपलेट का यूज आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे समझ में?
यदि आपको ये रिलेशन याद है तो। ठीक है, तो इसके बाद में आगे चलो। तो इस ट्रिपलेट निकाल के अब यहाँ पे एक एक की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 5/13, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 12/13, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 13/5। इस तरीके से इनको सबको मल्टीप्लाई करो और वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका, एक बार क्वेश्चन को देख लो क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें। यदि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको पहले कर लो, पहले बिना इन वैल्यू को रखे हुए, क्या पता इनकी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये भी थोड़ा एक बार क्वेश्चन को भी देख लिया करो। अगर जैसे मैंने कॉसेक को इसके मल्टीप्लाई किया, ये तो आपका हो गया कंसेप्ट। ठीक है, इसको एक बार साइड में रखो। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, कॉसेक को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कॉसेक और साइन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 आएगा। तो ये 1 हो गया। कॉसेक ए और कॉसेक तो ऊपर आ जाएगा कॉस, कॉसेक ए से मल्टीप्लाई किया। कॉसेक ए क्या होता है आपका 1/sin ए होता है, तो 1/sin ए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1। ये बन जाएगा आपका cot थीटा। अभी हमने देखा था रिलेशन पिछली स्लाइड में या पिछले पेज पे हमने यहाँ पे किया था, उस पिछले वाले जो क्वेश्चन किया था वहां पे हमने ये सब कुछ देखा था कि cot किसके बीच में रिलेशन होता है। तो ये cot A बन गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको cot A की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपको जोड़ देंगे तो 17/5 बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो एक चीज है, इस तरीके से भी आप निकाल के चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर बनेगा। दूसरी चीज, ये चीजें कब यूज होंगी, आपको ट्रिपलेट से भी आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे ये रिलेशन बन गया पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ये रिलेशन cot A के बीच में बन गया, यहाँ पे अगर यदि sin A बन जाता या cos A बन जाता, कुछ और दिया होता क्वेश्चन में, तो फिर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ती है इनकी। तो इस तरीके से फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते और इन क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते। आगे समझ में ये सब चीजें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम चीजें रिवाइज करते हुए चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, और आप भी वीडियो को लाइक करते हुए चलें। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए आगे एक और सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। अब देखिए, भले ही हमें अब 3 से 4 क्वेश्चन ही करें, लेकिन ये 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके लिए एग्जाम में हमने कम से कम 3-4 क्वेश्चन से रिलेटेड आपके 20-25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। उस कंसेप्ट को हमने पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन इतने लगाने का भी कोई फायदा नहीं है कि आप क्वेश्चन तो 1000 लगा लो, लेकिन आपका जो रिवाइज ही नहीं हो, आप क्वेश्चन लगाने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आए। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे भले ही कम लगाओ, लेकिन इतने लगाओ जिससे आपकी समझ बेहतर बने और आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सको, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने। तो इसको जरूर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान से पूछा गया है, चलो मैं इसको भी करा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन दिया है आपको, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण भी दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान कोण का मान क्या है। में समान कोण का मान, ये आपसे पूछा है। अब देखिए समकोण दे दिया तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक एंगल तो आपका 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। अब दूसरी चीज देखिए, समद्विबाहु दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती है। दो भुजाएं समान होती है तो एक चीज भी ध्यान रखना, दो कोण भी समान होते हैं। किस तरीके से, यदि मैंने कोई भी त्रिभुज लिया, यदि ये भुजाएं ये बराबर लेता हूं, मैं ये भुजाएं बराबर लेता हूं, तो इनके ये कोण भी, इनके सामने वाले कोण, ये भी अपने आप में बराबर होने ही होने हैं, क्योंकि यही आपका रूल कहता है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो भुजाएं बराबर कैसे हो जाएंगी। तो दूसरी चीज, यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण भी बराबर होंगे। दो कोण बराबर होंगे तो एक 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या दूसरा 90 डिग्री हो सकता है क्या, बताओ। दूसरा 90 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि यदि हमने एक 90 ले लिया, दूसरा भी 90 ले लिया, तो दोनों 180 हो गए। 180 हो गए
तो तीसरा कोण कहाँ जाएगा? टोटल तीनों कोणों का योग 180 होता है, दो का ही हमने 180 कर दिया, तो तीसरा कहाँ गया? तो मतलब क्या हुआ कि एक तो 90 है, लेकिन दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा दोनों का योग 90 होगा। दूसरे दोनों का योग 90 होगा, तो मतलब क्या है कि वो दोनों कोण बराबर है, ना कि वो 90 के बराबर है। आगे समझ में ये चीज क्या बोल रहा हूं मैं कि एक 90 है तो दोनों जो बचे हुए कोण है उन दोनों का योग 90 होगा। वो दोनों कोण भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों कोण बराबर होंगे और दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 90 दिया हुआ है। मान लो ये x है, ये भी x है, तो 2x बराबर 90 है, तो x बराबर 45 डिग्री हो गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 90 होगा, तभी ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे आ गया समझ में ये सब चीजें? ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए। एक क्वेश्चन भले ही आसान है, लेकिन यही क्या करें, यही एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, तो ये कराने ही पड़ेंगे। कभी कभी आसान चीजें भी पूछ लेते हैं तो पता नहीं होती। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूरक कोण क्या होते हैं, और एक होता है अनुपूरक या फिर समपूरक। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो पूरक कोण को क्या कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, या फिर इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंगल क्या होता है कि कभी कभी कंफ्यूज होता है कि ये 90 होता है, ये वाला 90 होता है, तो ये ध्यान रखिए पूरक कोणों का योग 90 होता है, ना कि इस वाले का। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, वो क्या होते हैं? आपके पूरक कोण होते हैं। क्लियर? दूसरा समपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए यहाँ पे पूरक कोण का यूज कहाँ पे होता है कि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ए और बी पूरक कोण है, ए और बी पूरक कोण है, तो ए और बी का कोण जो योग होगा, जो सम होगा, वो 90 डिग्री होगा। और आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए बराबर है आपका 3/5, तो कॉज बी की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ए और बी 90 डिग्री है, कैसे पता लगा? क्योंकि ए और बी पूरक कोण है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने ये चीजें कैलकुलेट कर ली। आपसे ये डायरेक्ट नहीं कहेगा कि ए और बी का योग 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, वो क्वेश्चन में दे देगा ए और बी पूरक कोण है। तो पूरक कोण है तो वहां से पता चल जाएगा ए और बी का योग। आपको पूरक कोण का पता नहीं होगा तो आप वहां से नहीं कर पाओगे कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो पूरक कोण है तो दोनों का योग 90 डिग्री हो गया, दोनों का योग 90 डिग्री हो गया, तो साइन ए आपको गिवन है, तो कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस भी किस तरीके से निकालेंगे? कॉस भी को देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी की जगह लिख सकता हूँ 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए। अब देखिए कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन में। और ये इसके जो सामने जो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा आपका साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में 3/5, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। किसकी वैल्यू? कॉस बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3/5 ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सीरियस लेते हुए करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और बहुत आसान भी है, ज्यादा कुछ समझना भी नहीं है यहाँ पे, केवल आपको सिंपल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। यदि आप ये क्लियर है तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। एक चीज और, एक क्वेश्चन और है, चीजें बहुत बेसिक हैं, लेकिन जब दिमाग में नहीं आती तो आप एग्जाम में नहीं कर पाते कभी, छोटी छोटी चीजें। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए
क्वेश्चन में आपसे दिया है कि 1 डेका लीटर में कितने लीटर होंगे। ठीक है, 1 डेका लीटर में कितने लीटर होंगे। तो ये आपको पहले तो डेका पता होना चाहिए कि डेका क्या होता है। तो 1 डेका लीटर में यदि आपको पता है तो डायरेक्ट आप कर दोगे 10 लीटर होंगे। ठीक है, तो डेका क्या बेसिकली एक यूनिट होती है आपकी जो मेजरमेंट की, कि किस तरीके से। अब डेका को किसी के आगे भी लगा सकते हैं, डेका मीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मिलीमीटर, मिलीमीटर mm बोलते हैं, और इसी तरीके से मिलीलीटर ml, ये होता है ना आपका mm। अब मिली भी एक मात्रक है, मात्रक के आगे लगाने वाला कि क्या यूनिट बताता है कि कितनी मात्रा है इसकी। तो मिलीमीटर हो गया और ये हो गया आपका मिलीलीटर। तो मिलीलीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, तो आपको मैं ये सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपके यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप। अब यहाँ पे मैं कोई भी यूनिट ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे मीटर ले लिया, थोड़ी देर के लिए समझिए इसको। यहाँ पे मैंने मीटर ले लिया, तो इससे थोड़ा सा ऊपर चलता हूं मैं, तो डेका चला, डेका मीटर। क्लियर। इससे थोड़ा सा ऊपर चला तो ये आ गया हेक्टो। इससे ऊपर चला तो किलो। इससे नीचे चला तो डेसी। ये तो ऊपर हो गया, अब मैं नीचे चलूं तो डेसी। एक और नीचे चला तो सेंटी। और एक और नीचे चला तो मिली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार, एनटीपीसी में खासतौर। बहुत ही आसान सवाल भी है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी यूनिट्स, तो कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में आपके, बहुत बार पूछा गया है पिछली बार आरबी एनटीपीसी में भी। तो देखिए सिंपल क्या है कि यूनिट कन्वर्जन है। तो जैसे कि आप ऊपर की तरफ चलते हैं ना, ऊपर की तरफ, तो एक एक सीढ़ी चलते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते चलना है। और जैसे एक एक सीढ़ी नीचे चलते हैं तो 10 से डिवाइड करते हुए चलना है इसको। मतलब 10 से डिवाइड मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है। मतलब क्या हुआ कि मीटर है डेका मीटर, तो डेका मीटर में कितने मीटर होंगे आपके, डेका मीटर में कितने मीटर होंगे, 10 मीटर। तो मतलब क्या किया कि मीटर को डेका मीटर बनाना है, मीटर को डेका मीटर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, अब एक ही स्टेप ऊपर चला हूं मैं, तो इस तरीके से समझो यहाँ पे कि 1 डेका मीटर, ये हो गया मीटर। मीटर को डेका मीटर बनाना है, मीटर को डेका मीटर बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 मीटर। आगे समझ में ये चीजें। दूसरी चीज, मीटर को हेक्टोमीटर बनाना है तो कितने स्टेप चला गया ऊपर में, 2 स्टेप चला गया ना, एक ये स्टेप रहा, एक ये रहा, 2 स्टेप। तो 10 से मल्टीप्लाई यहां करता, 10 से मल्टीप्लाई यहां करता, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 यूनिट ऊपर चला गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 यूनिट ऊपर चला गया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, 1 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा आपका 100 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर तो आप जानती हो 1000 मीटर होता है, वो समझाने की बात है। तो इस तरीके से समझना है चीजें। यहाँ पे अगर एक स्टेप ऊपर गए तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 स्टेप ऊपर गए यहां से, ठीक है। लेकिन मैं यही कि इसके बीच में रिलेशन देखूं तो कितना हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकोमीटर और 1000 मीटर। आ रहा है ना समझ में चीजें क्या हो रही है। एक एक दो के बीच में रिलेशन देखना है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 स्टेप ऊपर गया तो 100 से, 3 स्टेप ऊपर गया तो 1000 से, इस तरीके से नीचे। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर,
1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। अब क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? तो एक में 10 का भाग दे देंगे, 1/10, या फिर इसको 0.1 मीटर बोल देंगे। आगे समझ में ये सब चीजें। इसी तरीके से 1 मीटर में हम यहां से निकाल सकते हैं। 3 स्टेप नीचे आ गया मैं, 3 स्टेप नीचे आ गया तो 1000 हो जाएगा। 1000 मतलब 1000। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 0.001। तो यहां पे भी लिख देता हूं एक बार में कि 1 मीटर में 1000 कितने मिलीमीटर, या फिर mm, और 1 mm मतलब मिलीमीटर में कितने? ये इधर जाएगा 1/1000, 1/1000 मतलब 10⁻³ मतलब 0.001 मीटर। आ गया समझ में किस तरीके से किया है? तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरीके से 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, 10 से डिवाइड यहाँ पे करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीजें चलती है। ठीक है, अब एक और सवाल देखिए। बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है। यदि ये आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अब एक चीज देखिए, अब प्रतिशत में क्या करते हैं कि प्रतिशत में किसी भी चीज को हम 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं। 100 के रेस्पेक्ट में मतलब यदि मैंने 5% बोला, 5% बोला, तो मतलब 100 में से 5 भाग। अब जैसे मैं बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, तो मतलब 100 में से आपको 33 मार्क्स चाहिए। तो किसी भी चीज को मैं रेस्पेक्ट में देखता हूँ, 100 के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, तो जितने भी चीज रिक्वायर्ड हैं उसको परसेंटेज बोलेंगे। 75% बोला तो कितना हो गया कि 100 में से 75। अब जैसे कि आप परसेंटेज भी बताते हो, अपने मार्क्स के बताते हो कि 10th में आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, 12th में आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, तो वो 100 के रेस्पेक्ट में बताते हो कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आए, मतलब 85%, 80%, 90%, 95%, 70%, 55%, जो भी है। तो क्या हो गया कि 100 के रेस्पेक्ट में। भले अभी ये जरूरी नहीं है कि आपके जो एक्चुअल मार्क्स है वो 100 ही है। एक्चुअल मार्क्स आपके 5 सब्जेक्ट होंगे तो 500 हो जाएंगे, 100 के अब डिवाइड करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल देखा हमने वो 100 को रेस्पेक्ट लिया, और कितना देख लिया कि जो भी आपके परसेंटेज मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे। तो ये परसेंटेज का थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, तो वही चीज देखेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा है, और आपके पास इधर टाइम क्या है कि 1 मिनट 12 सेकंड। तो इसके रेस्पेक्ट में देखना है, मतलब जैसे 100 के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज है वो 70% है, मतलब 100 के रेस्पेक्ट में 70 है। तो ऐसे 1 घंटे के रेस्पेक्ट में जो ये जो वैल्यू है वो कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे। तो किस तरीके से देखो, अब एक चीज है, अब मैं यहाँ पे इनका रेशियो लूंगा। रेशियो मतलब अनुपात लूंगा। अब अनुपात लेते टाइम मुझे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो अनुपात लेते हैं वो समान चीजों का ही लेते हैं। मतलब इस तरीके से कि जैसे कि 1 किलो चीनी है तो मैं उसको 1 किलो ही, मैं मतलब किलो लिया है तो उसको मैं किलो के रेस्पेक्ट में ही लूंगा।
1 किलो चीनी का मैं 20 किलो चीनी के रेस्पेक्ट में ले सकता हूँ। ठीक है, तो किलो का किलो के रेस्पेक्ट में लूंगा। अब ग्राम का ग्राम के रेस्पेक्ट में लूंगा, लीटर का लीटर के रेस्पेक्ट में लूंगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में लूंगा। अब ये नहीं कि मैंने ऊपर तो लिख दिया किलो और नीचे ले रहा हूं मैं लीटर, तो ये आपका अनुपात नहीं होगा। आगे समझ में, ऊपर मैं लिख रहा हूं किलो और नीचे लिख रहा हूं मैं लीटर, तो ये आपका अनुपात नहीं होगा। ऊपर मैं लिख रहा हूं सेंटीमीटर, नीचे मैं लिख रहा हूं मीटर, तो ये भी अनुपात नहीं होगा। तो अनुपात क्या होगा कि ऊपर भी मैं सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर भी किलोमीटर, नीचे भी किलोमीटर, ऊपर भी सेकंड, नीचे भी सेकंड। आगे समझ में। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 घंटा लिखा हुआ है, ये सेकंड लिखा हुआ है, ये मिनट लिखा हुआ है, इन सभी को 1 यूनिट में बदलो। 1 यूनिट में क्या कि सबको एक बार तो मिनट में बदल लो, या फिर सेकंड में बदल लो, या फिर घंटे में बदल लो। अब यहाँ पे आसान क्या है सबको बदलना, सबसे छोटी यूनिट क्या है यहाँ पे, सेकंड दी हुई है, तो सेकंड में बदल लो सभी को। 12 सेकंड ये है, 1 मिनट ये है, 1 मिनट 60 सेकंड और 12 सेकंड और, तो 72 सेकंड हो गया आपका टोटल। ये तो हो गया आपका ये वाला टाइम। दूसरा हुआ है 1 घंटा। 1 घंटे को बदलो आप सेकंड में, 60 मिनट, 60 मिनट को फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, 3600 हो गई सेकंड। अब ऊपर भी सेकंड था, नीचे भी सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यही तो कहा था कि ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, आ गया सेम सेम। तो फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। ये आपका परसेंटेज हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 2%। बहुत ही आसान सा सवाल है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी यूनिट लेते हैं वो दोनों सेम में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर तो अलग ले और नीचे अलग ले लो, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो ठीक ठीक नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट शिफ्ट में ऐसे पूछ सकता है कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर से कितना प्रतिशत है, ये पूछ सकता है। पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, एक बार सबको मीटर में बदल लो या फिर सेंटीमीटर में, सबसे छोटी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में बदल लो, ये 100 हो जाएगा। अब मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, अभी मैंने वो टेबल बनाई थी यहाँ पे, तो उस तरीके से वो बहुत काम आएगी आपके। तो उस तरीके से सबको एक साथ बदल सकते हैं हम, किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, किलोमीटर में कितने मीटर, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां पे एक ही यूनिट में बदल लेंगे हम इनको सेंटीमीटर में, नीचे भी सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 100, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आगे समझ में ये सब चीजें। तो वो सब चीजें जो एक एक चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं सब चीजें यूज होंगी। मैं वही चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे, रिवाइज वही उन्हीं चीजों का कर रहा हूँ। तो आगे चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है आपका ये दिया हुआ है कि 2 पाइप हैं, 2 पाइप, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 पाइप हैं, एक 5 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में टैंक को भरते हैं। भरते हैं नहीं, भर सकते हैं। अब ये अकेले अकेले दिया हुआ है इनका, किस तरीके से कि 2 पाइप है, एक पाइप है वो 5 घंटे में पूरा टैंक को भर सकता है, दूसरा क्या है कि 10 घंटे में पूरे टैंक को भर सकता है। तीसरी चीज क्या दी हुई है, एक अन्य पाइप और है, तीसरा पाइप, अन्य पाइप और है, वो क्या है कि 20 घंटे में क्या कर सकता है, इसको खाली कर सकता है। 20 घंटे में इसको खाली कर सकता है भैया, खाली कर सकता है, इसे खाली कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दो तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। तीनों को खोल दो एक साथ, तीनों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने
टाइम में, ठीक है, सब कुछ लिखना पड़ेगा, टाइम में भर जाएगी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिख दिया है, यही ऐसे ही पूछा गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए एक का टाइम दिया हुआ है, दूसरे का, तीसरे का भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको कोई भी नाम दे दो, या फिर नाम नहीं दो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ABC लिख दिया तीनों का। देखिए पहला 5 घंटे दे रखा है, दूसरा 10 घंटे दे रखा है, तीसरा 20 घंटे दे रखा है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, ये वाला पाइप है जो खाली करने वाला है, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे हम। तो तीनों का जो एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, वो 20 आ जाएगा आपका। इस तरीके सवाल आपने बहुत किए होंगे, और नहीं किए तो यहाँ पे देख लो। तो 20 आ गया, तो 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, 10 से डिवाइड किया 2 आ गया, 20 से डिवाइड किया 1 आ गया। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का लिखने की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो इसको अगर -1 लिख दो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो ये आया है इनका 4 आया, 2 आया, 1 आया, ये इनकी क्या है कि भरने की कैपेसिटी है, कि किस स्पीड से ये भर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी क्षमता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको अभी पाइप का दिया है, इस तरीके से कोई व्यक्ति के रूप में ऐसे दे सकता है कि कोई कार्य के बारे में, कि कोई 2 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 5 घंटे में 10 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं, इतना नहीं दिया, 5 घंटे में 10 घंटे में कर सकते हैं, तो दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो सेम आपका प्रोसीजर सेम होगा, वहां पे भी हम इनका जो एलसीएम लेंगे वो 10 आ जाएगा, इस तरीके से वहां पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड करके 20 में भाग दे देंगे या 10 में भाग दे देंगे, तो आपका निकल जाएगा वहां पे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 होंगे, 5, 10, 20 दिया है, खाली करने वाला नहीं, वो आपका देगा कि 5 घंटे में, 10 घंटे में, 20 घंटे में किसी कार्य को कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो वहां पे सेम आपका प्रोसीजर फॉलो होगा, ये लिख देंगे, वहां पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस लिखने का अलग तरीका होगा कि कोई काम को छोड़ के जाता है, कितने टाइम करता है, वो अलग तरीका है। ये पाइप के रूप में दिया है तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। आगे समझ में, सब चीजों को अच्छे से दिमाग में बैठाते हुए चलना है। अब आगे देखो, 4, 2 और -1 आ गया। अब क्या कह रहा है कि तीनों को खोल दिया, मतलब तीनों पाइप है जो काम कर रहे हैं आपके। तो 4 से भर रहा है, 2 से भर रहा है, 1 से खाली कर रहा है, तीनों चल रहे हैं। तो 4 और 2 6 -1 5, 5 की स्पीड से टंकी भर रही है। 5 पॉजिटिव आ रहा है ना, 5 है जो आपका पॉजिटिव आ रहा है, 4 2 6 -1 5। अगर ये नेगेटिव आता है तो मतलब क्या होता है कि टंकी इतनी स्पीड से खाली ही होती, भरती नहीं। लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब भरिएगी टंकी, तो कितने टाइम में भर जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो, 4, 4 क्या है, घंटे आएगा, क्योंकि सब कुछ घंटे में चल रहा है। तो 4 घंटे में आपकी जो टंकी है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए हमने, तो 4 घंटे में कंप्लीटली भर जाएगी वो आपकी टंकी। आगे समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत ही। और केवल इतना डाटा भी पूछ सकता है कि 5 घंटे और 10 घंटे में 2 पाइप काम करते हैं, तो कितने टाइम में भर देंगे। 5 10 10 ले लिया मैंने एलसीएम, 2 आ गया, 1 आ गया, 10, दोनों को ऐड कर दो 3, तो इतना टाइम आपका ले लेंगे, 3 सही 1/3 घंटे। आगे समझ में, तो इतने घंटे में आपकी टंकी को 2 पाइप, ये 5 वाले और 10 वाले भर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी है आपका सिंपल, और ये 3 पाइप दिए तो ऐसे कर लेंगे, बहुत ही आसान। खाली करने वाले को बस माइनस कंसीडर करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। और जो भी भरने वाले पाइप है उनको पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो भरने वाले पाइप को पॉजिटिव लो, खाली करने वाले को नेगेटिव लो, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में। अब सवाल और ले लेते हैं हम, सवाल नेक्स्ट, चलो ये वाला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तो हम लिख ही नहीं रहे, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति 144 नारंगी 144 ऑरेंज 360 रुपए में खरीदता है। खरीद रहा है ये
आगे देखो क्या बोल रहा है कि सभी नारंगियों को 10% लाभ पर बेचता है। तो जितनी भी इसने नारंगी खरीदी है उनको 10% लाभ पर बेचेगा और 10% लाभ पर बेचता है सभी को। बहुत अच्छी बात है, बेच रहा है, बेचने दो। आगे क्या कह रहा है, तो उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियां बेचनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियां बेचनी चाहिए। सवाल को समझो थोड़ा सा। 144 नारंगियां है, 360 रुपए में खरीदता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो प्रति दर्जन बेचना चाहता है, मतलब 10% लाभ वो कमाना चाह रहा है। 10% लाभ वो कमाना चाह है तो प्रति दर्जन उसे किस हिसाब से नारंगियों को बेचना चाहिए, तो ये आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही आसान सा सवाल है। 360 है, जो भी हम परसेंटेज जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट मतलब लाभ, वो हमेशा सीपी पे करते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य पर। तो सीपी आपका दिया हुआ है कितना, 360 रुपए। 360 रुपए कितने का है, 144 ऑरेंज का है, 144 नारंगी का सीपी है कितना, 360 रुपए। क्लियर। अब 10% लाभ कमाता है तो इसका 10% निकालेंगे। 10% का मतलब हो गया 1/10। तो 360 का 1/10 मतलब 36 रुपए। तो इसका 10% अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 36। तो ऐड कर दो इसको, तो हो जाएगा आपका 396। ऐड कर दो, बहुत ही सिंपल। तो 396 आ गया आपका। अब क्या है कि 396 बेचता है 144 को। एक 144 को 396 में बेचता है। अब देखो 144 में कितनी दर्जन होती है आपकी, कोई बताएगा। 144 मतलब 12 में 1 दर्जन होती है। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 144 में कितनी दर्जन हो जाएंगी, 12 दर्जन। 144 में कितनी दर्जन हो जाएंगी, 12 दर्जन। तो हमें क्या करना है कि इसको प्रति दर्जन के हिसाब से निकालना है। तो 144 है, इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 भाग ऊपर चला जाएगा, तो 12 से यहां जाएगा। हमें दर्जन के हिसाब से निकालना है। मतलब क्या हो गया, देखो 144 नारंगी 360 में खरीदता है, 360 हमने यहाँ पे लिख दिया। 10% का प्रॉफिट कमाता है, 10% का प्रॉफिट 36 हो गया, 396 हो गया। 396 है किसकी कीमत, 144 की। 396 है 144 की कीमत, तो हमें एक नारंगी की कीमत आ गई कि नहीं आ गई। अब हमें बेचना है दर्जन के हिसाब से। दर्जन के हिसाब से तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे समझ में कि 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो 12 से इसको काट लो, 12 बार, अब 12 से भाग दे लो, 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो 33 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसको नारंगियां बेचनी पड़ेंगी, जब उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है तो। ठीक है, आगे समझ में ये किस तरीके से सवाल किया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं आपके लिए, अच्छा सा सवाल है। चलिए हाँ, ये सवाल ले लेते हैं। एक व्यक्ति है जो 4 विषयों में क्रम से 4 सब्जेक्ट दे रखी है,
मार्कर भी कम चलने लग गया। 4 विषय हैं जिनमें कितने कितने मार्क्स लेके आता है वो 67, 69, 78 और 88, इतने नंबर लेके आता है वो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसे 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करनी चाहिए ताकि समग्र औसत 80 हो जाए। मतलब 5वीं सब्जेक्ट और है एक, उसमें कितने मार्क्स आएंगे उसके, कि जो टोटल का जो एवरेज है वो आपका 80 हो जाए। समझिए चीजों को, टोटल का जो एवरेज है वो 80 हो जाना चाहिए। 4 सब्जेक्टों के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, तो 5वीं सब्जेक्ट में मार्क्स कितने लाने हैं उसको, वो सब कुछ निकालना है। अब एक तरीका तो आपका एक सिंपल सा तरीका जो आपको सबको पता है, वो क्या है करने का, वो करने का तरीका ये है कि 5 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए आपके 80। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पने 40, मतलब 400 नंबर हो गए। 400 इधर भी सबको ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर दो, और जो 5 भी है उसको 100 मान लो, इन सबको ऐड कर दो, 400 में से माइनस कर दो। ये भी एक तरीका है एक क्वेश्चन को करने का, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। और दूसरा तरीका क्या है कि आप डेविएशन ले सकते हैं। डेविएशन किस तरीके से, कि विचलन मतलब कि जो आपने एवरेज लिया है उससे जो ये वैल्यूज हैं वो कितना कितना डिफर कर रही है, कितनी आगे बढ़ रही है, कितना पीछे बढ़ रही है, उसको हम 5वें के साथ कंपनसेट कर देंगे। किस तरीके से देखो, अब ये है 80, ये है आपका 67, क्लियर। तो अब ये 80 67 से कितना कम है, ये हो गया -13, ठीक है। ये कितना कम है, -11, ये आपका -2, और ये हो जाएगा आपका +8, ठीक। तो इनको देख लो अब क्या हो रहा है, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, वो भी माइनस का -5, -11, -16 और -2, -18। मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो एवरेज है वो माइनस में ही जा रहा है, जो संख्या है वो माइनस में ही जा रही है। तो 5वें व्यक्ति को अगर 80 एवरेज लाना है तो उसे इतना नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा 80 से, मतलब जो 80 तो उसको लाने ही लाने हैं, 80 से कितने मार्क्स और ज्यादा लाने पड़ेंगे कि जो एवरेज है वो कंपनसेट हो जाए, मतलब इनकी भरोपाई भी कंपनसेट हो जाए। इन्होंने इतने कम नंबर लाए हैं, इस तरीके से समझो, ये 80 नंबर टोटल क्लास का एवरेज लाना था, अब उसमें से इनके इतने कम नंबर आए हैं, इसके तो थोड़े से ज्यादा हैं, तो इसने क्या है कि एक दो थोड़ा नंबर तो ढांप लिया, लेकिन इनके औरों के इतने कम हैं कि एक व्यक्ति है जो 5वां व्यक्ति है उसको इतने मार्क्स थोड़े से ज्यादा लाने पड़ेंगे कि जो बाकी के क्लास हैं उनके जो कम मार्क्स आए थे उसको कंपनसेट हो जाए, मतलब उनको ढांप ले, उनको बराबर सा कर दे, मतलब 80 एवरेज ला दे। तो कितने मार्क्स उसको ज्यादा लाने पड़ेंगे, बस वही कंसेप्ट को हमने यूज किया है। किस तरीके से, इसको कितने कम लाया है, ये 13 कम लाया है, ये 11 कम लाया है, ये 2 कम लाया है, ये 8 ज्यादा लाया है। तो सबको देख लिया, कम लाया उनको माइनस कर दिया, ज्यादा लाया उसको प्लस कर दिया, सबको ऐड कर दिया, जो भी आया माइनस में आ गया। मतलब अभी भी जो एवरेज है क्लास का माइनस में चल रहा है। तो 5वें व्यक्ति को 80 तो लाने ही लाने हैं, 18 भी ज्यादा लाने, तो टोटल उसको कितने लाने पड़ेंगे, 80 तो लाने ही लाने, 18 भी लाने, तो 98 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, इस तरीके से भी आप सॉल्व करके देखिए कि यही आंसर आता है क्या, बिल्कुल यही आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना भले किस तरीके से, कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 बन जाएगा, कि टोटल एवरेज है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल क्लास के जो नंबर है वो आ गए। इसके बाद में इसका इतना, और 5 को कितने लाने, वो सबको हटा दो उसमें से, 400 में से, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी 98 आएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें आप सब कुछ माइंड में कर लें। ये तो मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि -13, -11, -2 +8, तो वहां पे डायरेक्ट आप सोल्व करके भी इनको डायरेक्ट निकाल लेंगे, ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, छोटी छोटी संख्या है। तो ये कंसेप्ट है सिंपल छोटा सा, यहाँ पे इसको एवरेज को लेकर।
और भी आगे एवरेज क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी हम और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे, इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन हमने कर लिए सब। चलो एक क्वेश्चन इसको भी देख लो, वो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछा ही जाता है इस तरीके का क्वेश्चन भी। देखो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, वेन डायग्राम यदि आपने पढ़ा है तो, कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल क्लास में है 40 विद्यार्थी। ठीक है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में भी लिख देता हूं तो आपको समझ जाना है, मैं बोल सब कुछ रहा हूं कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें 28 विद्यार्थी तमिल बोलते हैं, जिसमें क्या है कि 28 विद्यार्थी तमिल, अब यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लिख सकती है, वो तो क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है। तमिल कितने बोलते हैं? 28 विद्यार्थी बोलते हैं, और 20 विद्यार्थी तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों, अच्छा ये सब कुछ गिवन है, उसके बाद में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो डाटा गिवन है इससे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्या क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि केवल तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये पूछी आपसे। दूसरा, केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दूसरा ये पूछा है आपसे। और तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम में निकालनी है, तो वो भी पूछा है। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम बनाएंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपको। इसको वेन डायग्राम से बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि 2 चीजें दी हुई हैं, तो 2 डायग्राम बना लूंगा मैं। 2 सर्किल ले लिए मैंने, दोनों सर्किलों को इंटरसेक्ट करते हुए बनाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो क्लास में है टोटल 40, ये तो अपन को ध्यान रखना है, जिसमें से क्या है कि 28 ये है, 20 ये है, तो दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ा मैंने, कितना 48 आ रहा है, 48 आ रहा है। क्लास में तो 40 ही है, तो ये 8 बंदे कौन है, एक्स्ट्रा कहां से आ गए, ये सोचो। तो ये सोचने के बाद पता चला कि जो 8 विद्यार्थी आए हैं वो एक्स्ट्रा कैसे आ गए, कि कुछ विद्यार्थी इसमें से क्या है कि कॉमन है। कॉमन मतलब जो तेलुगु भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, तो 8 विद्यार्थी, ये जो कॉमन है ना, ये वाला पार्ट, इसमें लिख दूंगा मैं 8। अब ये 8 मैंने कहां से निकाला, इसको थोड़ा समझने के बाद। ठीक है, 8 कहां से निकाला मैंने, दोनों को जोड़ा 48, टोटल तो मेरे 40 ही थे, ये 48 आ रहा है, तो 8 क्या हो गए, कॉमन। आगे समझ में, आगे चलो। तमिल, अब मैंने ये मान लो ये तमिल लिख दिया, ये मैंने तेलुगु लिख दिया। तमिल में है 28 विद्यार्थी, 8 तो मैंने ले लिए, तो कितने बचे, 20। तेलुगु में है 20, 8 तो मैंने ले लिए, तो कितने बचे, 12। ठीक है, अब देख लो टोटल करके, 20 और 8 28 और 12 40, मतलब 40 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो बस यही है। अब आपका क्वेश्चन जैसे डायग्राम बना, क्वेश्चनों के आंसर आ गए। केवल तमिल बोलने वाले 20 विद्यार्थी, क्योंकि केवल इस सर्किल में देखने। केवल तेलुगु बोलने वाले 12 विद्यार्थी, तेलुगु और तमिल दोनों बोलने वाले 8 विद्यार्थी। आगे डायग्राम बनती है आपका आंसर, बस ये है। अगर यदि आपको यहाँ पे कोई लैंग्वेज, आप क्वेश्चन किस तरीके से बदल सकता है, हिंदी इंग्लिश, आपको क्वेश्चन जैसे दे दे कि हिंदी पढ़ने वाले, अंग्रेजी पढ़ने वाले और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी दे रखे, मान लो कुछ दे दे, फिर कहते तीनों की समान संख्या, 3 डायग्राम बन जाएंगे आप। तो इस तरीके से बनाने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शुरुआत कहां से करना है, तो इसको देखो, तो शुरुआत आपको कहां से करना है कि सबसे पहले तो आपको है कि जो कॉमन है उसको निकाला करो। तो जैसे कि हमने अभी क्या निकाला, कॉमन को निकाला। कॉमन को किस तरीके से निकालते हैं कि इसको तीनों को ऐड कर लो, इसको ऐड कर लिया हमने, उसमें से घटा दिया, तो जो कॉमन है तो सबसे पहले उसको निकालने का हमारा काम है कि वो हमारे पास निकल गया, तो बाकी सब वैल्यूज हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो ये वाली वैल्यूज हम निकालेंगे, ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी, तो इसका जो कॉमन दे रखा है उसमें से ये घटा के ये वाली वैल्यूज निकाल लेंगे।
ये आ गया, ये आ गया, तो फिर उसके बाद में जो हिंदी का दे रखा है उसमें से ये दोनों को घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू दे देंगी। तो बाकी इस तरीके से हम डिनोट करेंगे इन सबको। ठीक है, 3 का आपको दे दें तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले बीच वाली वैल्यू निकालो, फिर ये वाली वैल्यूज निकालो, या फिर आपको क्वेश्चन दिए हुए तो उनको डिनोट करो। फिर जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है, जैसे मान लो इसको मैंने हिंदी लिखा, इसको इंग्लिश लिखा, इसको साइंस लिखा, तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले तो आपके हो जाएंगे ये दोनों। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, तो ये वाले, केवल ये वाले लेना है आपको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोलने वाले तो इसमें ये वाले भी कंसिडर कर लेंगे पूरे यहाँ तक, लेकिन केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले तो ये वाले ले लेंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट में देंगे साइंस भी आ गया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो इस तरीके से हमने क्या है कि इसमें बहुत ही कंसेप्ट पढ़ लिए और इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए आप। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर और उनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनते हैं उनका रिवाइज किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ चीजें वीडियो और इसमें कि किस तरीके से हमने चीजें की हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं एक्चुअली, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सब चीजें हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएगा, बस आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूलाज वगैरह देखिए और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको जरूर थोड़ा सा लगाइए, प्लस इसके साथ साथ जो भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको अच्छे से दिमाग में बैठाइए और उनके क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बस यही है इसमें और मैथ का सेक्शन से क्वेश्चन करने का तरीका कि इनको ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आते नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं आते, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद है। अब जैसे वहाँ पे वो पूरक कोण का आया था, वो यदि आपको पहली बार पूरक कोण पता ही नहीं है तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पूरक कोण सबसे पहले ये सबसे छोटी छोटी टर्म है, इनको देखिए और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको दिमाग में बैठाइए कि ये इस वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके पास टाइम है थोड़ा अभी भी, तो आपके पास सभी चीजें दिमाग में आ जाएंगी कि हाँ ये होता है। ऊपर ऊपर से तो कम से कम दिमाग में आ जाना ही चाहिए। तो भले टाइम लगे लेकिन उस क्वेश्चन को आप कर सको। ठीक है, तो बाकी सेक्शन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। टाइम बच रहा है तो आपके मैथ के सेक्शन को बढ़िया तरीके से भी, उनमें जो क्वेश्चन में आपसे नहीं हो रहे उनमें भी आप टाइम लगा के उनको भी सबको कर सकते हैं। ठीक है, जो लेंथी क्वेश्चन है या फिर जिन्हें कैलकुलेशन थोड़ी सी पूछी गई है तो आपको कैलकुलेशन रिलेटेड छोटे मेथड भी नहीं पता तो आप उनको भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यही तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और एग्जाम में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान कीजिए। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हमसे और प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी के चैनल के जो लिंक है, फेसबुक का पेज का जो लिंक है, सभी के जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम वहाँ पे डालते रहते हैं आपको, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।